Assalamualaikum warahmatullah. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. आज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के हवाले से एक और नोमेनक्लेचर को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, फ्यूज नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने दो नोमेनक्लेचर्स को डिस्कस किया था। पहले का नाम है कॉमन नोमेनक्लेचर, दूसरे का नाम हैंश विडमेयर नोमेनक्लेचर, वो हमने डिस्कस किया। अब थर्ड जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है, फ्यूज नोमेनक्लेचर। अच्छा जी, इस नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि ये सिस्टमैटिक नेम देता है किसको, फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स को, फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। ठीक है। अब फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, कहते हैं कि ये कंसिडर होते हैं टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर साइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स या कंपोनेंट्स। मसलन आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्या आ गए जी, कंपोनेंट्स क्या हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया जी, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे बनाया हुआ है कि इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक अलग रिंग है और ये एक अलग रिंग है। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान दो एटम्स जो हैं वो क्या हैं, कॉमन है। इस तरह दो रिंग्स आके आपस में कंबाइन कर जाएं या दो से ज़्यादा कंबाइन कर जाएं तो उनको कहा जाता है क्या जी, फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक बात और लिखी हुई है अब कि द साइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स and are fused in such a way that each structural unit has one bond common with other। यही बात लिखी हुई है कि जो फ्यूज्ड सिस्टम होता है, फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होगा, उसमें दो रिंग्स के दरमियान जो होगा एक बॉन्ड कम अज़ कम क्या होता है, कॉमन होता है, यानी दो एटम्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अच्छा, द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स कैन बी ट्रिवियल और सिस्टमैटिक। अब इनके जो नाम आप देंगे स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो उनका होगा वो नाम क्या हो सकता है, या ट्रिवियल हो सकता है या सिस्टमैटिक हो सकता है। ट्रिवियल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर, और सिस्टमैटिक कौन सा होगा, जो एच विडमैन नोमेनक्लेचर है, उसको यहाँ पे किसका नाम दिया गया है, सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर का। ठीक है। चलिए देखते हैं कि फ्यूज नोमेनक्लेचर में नाम कैसे दिया जाता है। इसमें ऐसे होता है कि आपके पास जो भी हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है उसको डायसेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसको डिवाइड कर दिया जाता है दो कंपोनेंट्स में। और एक कंपोनेंट जो होता है उसको कहा जाता है बेस कंपोनेंट और दूसरी कंपोनेंट को कहा जाता है क्या, अटैच्ड कंपोनेंट। यानी आपके पास जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके कितने कंपोनेंट्स हो जाते हैं जी, दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट को कहा जाता है बेस कंपोनेंट और दूसरी को कहा जाता है क्या, अटैच्ड कंपोनेंट। जैसे ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर अगर आप देखें तो दो आपको कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक रिंग जो है आपको ये नज़र आ रही है और दूसरी रिंग आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक रिंग ये जो आपको नज़र आ रही है ये बेंजीन की रिंग है, और दूसरी रिंग जो आपको नज़र आ रही है वो कौन सी रिंग है, वो थायाजोल है। वो क्या है, थायाजोल। ये थायाजोल है और ये क्या है, बेंजीन। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो दो रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो असल में एक इनमें है बेस कंपोनेंट और एक इनमें क्या है, अटैच्ड कंपोनेंट। एक इनमें क्या है, अटैच्ड कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी मिसाल अगर आप देखें, ये वाली मिसाल, तो इसमें एक बेंजीन की रिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ तक और दूसरी रिंग आपको नज़र आ रही है एमिडाजोल की। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए, एक इसमें हो गया बेस कंपोनेंट और एक इसमें हो गया अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक होगी बात। यानी फ्यूज नोमेनक्लेचर नाम ऐसे देता है कि वो फ्यूज जो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है उसको दो हिस्सों में क्या कर देता है, डायसेक्ट कर देता है, सेपरेट कर देता है। एक उसमें होता है बेस कंपोनेंट और दूसरा उसमें होता है अटैच्ड कंपोनेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा बेस कंपोनेंट है और कौन सा अटैच्ड कंपोनेंट है। तो उसको तो हम देखेंगे, उससे पहले एक दो रूल्स यहाँ पे और लिखे हुए हैं, इसको आप देख लें कि ये क्या कहते हैं। कहते हैं कि द कंपोनेंट्स आर गिवन दियर रिकग्नाइज ट्रिवियल नेम। अब जो भी कंपोनेंट्स आपने क्या कर लिए, बना दिए, तो आप उनको कोशिश करें कि आप उनको पहचानें ट्रिवियल नेम से। अगर उनका कोई ट्रिवियल या कॉमन नेम बहुत मशहूर है तो फिर आपको वही नाम देना चाहिए, उसको प्रेफर करना चाहिए। आगे कहते हैं इफ़ पॉसिबल विच आर सेलेक्टेड फ्रॉम दी टेबल ऑफ ट्रिवियल नेम्स।
जो कॉमन नेमिंग हमने पहले पढ़ी थी ना फर्स्ट नोमेनक्लेचर में, उसके अंदर एक टेबल आया था, टेबल नंबर 4। तो वहाँ पे कॉमन नेम्स हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो कहता है कि अगर पॉसिबल हो और आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ट्रिवियल नेम्स को, तो आप कंपोनेंट्स को ट्रिवियल नेम दें। ठीक होगी बात। अब आगे कहता है इफ मोनोसाइक्लिक कंपोनेंट हैज़ नो रिकग्नाइज ट्रिवियल नेम। अगर आपके पास कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो फिर आप कौन से नाम पे जाएंगे, सिस्टमेटिक या एच विडमैन नोमेनक्लेचर से जो नाम है आप उसके ऊपर जाते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात लिखी हुई है, बेस कंपोनेंट शुड बी अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आपके पास बेस कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, लाजमी वो कंपोनेंट होना चाहिए जिसके पास क्या है, हेट्रो एटम है। वो क्या है, किसके पास, जिसके पास क्या है जी, हेट्रो एटम है। जैसे ऊपर एक मिसाल अभी हमने देखी, देखें यहाँ पे एक मिसाल देखी, तो यहाँ पे एक फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको नजर आ रही है। इसमें एक जो कंपोनेंट था वो बेंजीन था, दूसरा कंपोनेंट कौन सा था, एमिडाजोल। तो ये बात जो ये कर रहा है, रूल नंबर 3 जो लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है कि आपके पास बेस कंपोनेंट हमेशा कौन सा बनेगा, बेस कंपोनेंट हमेशा वो बनेगा जिसके पास हेट्रोएटम है। अब देखिए इसके पास कोई हेट्रोएटम नहीं है, तो होमोसाइक्लिक रिंग है, तो ये कभी क्या नहीं बनेगा, बेस कंपोनेंट नहीं बनेगा, ये अटैच्ड कंपोनेंट बनेगा। और बेस कंपोनेंट हमेशा कौन सा होगा, जिसके पास हेट्रोएटम है। ठीक है। अब आगे कहता है अगर आपके पास क्या है, चॉइस है, यानी अगर आपके पास ऐसे दो सिस्टम्स आ गए जिन दोनों के अंदर क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एटम है, हेट्रो एटम है, तो फिर आपके पास जो बेस्ट कंपोनेंट है उसको आप डिटरमिन करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से। यानी फिर आपने कुछ रूल उसके लिए क्या कर लेने हैं, मुतय्यन कर लिए हैं। उसके मुताबिक आपने क्या करनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है, किसको, किसी ख़ास रिंग को। अब देखें कि वो रूल्स क्या हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है वो कहता है सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट। आपने बेस कंपोनेंट कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो किसको देनी है, नाइट्रोजन को देनी है। ऐसी दो साइकिल्स अगर आपके पास आ गई जिसमें दोनों में हेट्रोएटम है, तो फिर आपने सबसे पहले जो फर्स्ट पीरियोरिटी पे रखना है वो किसको रखना है जी, वो आपने नाइट्रोजन को रखना है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दो आपके पास रिंग्स हैं, एक में सल्फर है और एक में नाइट्रोजन है, तो लाजमी बात है बेस कंपोनेंट आप किसको बनाएंगे जी, नाइट्रोजन वाले को। तो ये नाइट्रोजन वाला जो पेरिडीन है ये क्या हो जाएगा, बेस कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें तो ये जो कंपोनेंट है ये बेस कंपोनेंट हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन वाला है ये क्या हो जाएगा, अटैच्ड कंपोनेंट। तो ये पहला रूल है, सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी आपने किसको देनी है, नाइट्रोजन को देनी है। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, कंपोनेंट्स विद हेट्रोएटम्स अदर देन नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है, नाइट्रोजन है तो पहली प्रेफरेंस तो उसको देनी है, लेकिन अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तो फिर रिंग वो ही सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हेट्रोएटम मौजूद है। ठीक है। खैर ये तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे ये देखें तो ये बेंजीन रिंग, ये तो होमोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, तो लाजमी बात है ये हेट्रो वाला ये बेस कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अटैच कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बेस कंपोनेंट और ये वाला क्या हो जाएगा, अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट है, कहता है कि इफ बोथ द कंपोनेंट्स कंटेन हेट्रोएटम्स। अगर दोनों कंपोनेंट्स ऐसे आ गए जिनमें हेट्रोएटम्स हैं लेकिन वो हेट्रोएटम्स क्या नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। देखिए नाइट्रोजन अगर है तो फिर तो सीधी सी बात है कि आपने क्या कर लेना है, नाइट्रोजन को ही बेस कंपोनेंट मान लेना है। लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने हेट्रोएटम को जो प्रेफरेंस टेबल हमने देखा था, टेबल नंबर 1 हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर नंबर 2 के अंदर, जिसमें सबसे पहले आ रहा था ऑक्सीजन, फिर आ रहा था सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने फर्स्ट प्रियोरिटी पे किसको रख लिया, नाइट्रोजन को, तो आपने फिर किसको देखना है, ऑक्सीजन और सल्फर को उसके बाद देखना है, ऑक्सीजन और सल्फर को उसके बाद देखना है। तो यही तीन एटम्स जो होते हैं, हेट्रो एटम्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस वजह से आपको इसको जहन में रखना चाहिए आपको कि नाइट्रोजन को तो पहली प्रेफरेंस मिल गई, वो साइकिल जिसके पास नाइट्रोजन है उसने तो बेस कंपोनेंट बनना ही है। लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन और सल्फर है, तो फिर ऑक्सीजन को आप प्रेफर करेंगे किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। ठीक हो गई बात। जैसे यहाँ पे देखें ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक फ्यूज्ड नॉर्मल हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है जिसमें दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ये है
और दूसरा कंपोनेंट ये है। अब दोनों बिल्कुल सेम आपको नज़र आ रहे हैं और एक में आपके पास ऑक्सीजन है, दूसरे में सल्फर है, तो ऑक्सीजन को प्रेफर करना है। ये आपका हो जाएगा बेस कंपोनेंट और इसका नाम क्या होगा? फ्यूरेन। इसका नाम क्या होगा जी? फ्यूरेन। ठीक हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट रूल इसके बाद आता है रूल नंबर 3 इस हवाले से कि कंपोनेंट विद ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग्स। अगर आपके पास दोनों में रिंग्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। दो कंपोनेंट्स अगर आपके पास हैं और एक कंपोनेंट में रिंग्स ज़्यादा हैं, तो वो क्या बन जाएगा? बेस कंपोनेंट बन जाएगा। और बाकी दूसरा जो है वो क्या बन जाएगा? अटैच कंपोनेंट। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि बेस कंपोनेंट आप उसको बनाएं जिसके लिए रिकॉग्नाइज्ड क्या हो? ट्रिवियल नेम हो। यानी आपने अगर इस कंपाउंड में इसको आप अगर आपने क्या कर लिया? बेस कंपोनेंट मान लिया, तो ज़रूर कोशिश करें कि इस बेस कंपोनेंट का क्या भी आपको मालूम हो। सबसे पहले आप कोशिश करें कि इसका क्या मालूम हो आपको? ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम रिकॉग्नाइज्ड हो आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं बेस कंपोनेंट मानता हूँ और इसको मैं क्या मानता हूँ? अटैच कंपोनेंट, तो लाजमी बात है ये तो अटैच कंपोनेंट बनेगा ही, क्योंकि इसमें हेटेरोएटम नहीं है। और ये पूरे जो कंपोनेंट बन रहा है इसके अंदर हेटेरोएटम्स 1 2 3 हेटेरोएटम्स हैं। और ये मैं अगर देखूँ तो ये इसका एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रिवियल नेम भी है जिसका नाम क्या है? क्विनोलीन। तो ये डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट ये क्या बन जाएगा? ये बेस कंपोनेंट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक है, चलें नेक्स्ट है जी रिंग ऑफ अनइक्वल साइज। अगर दो रिंग्स आपके पास फ्यूज्ड हैं और दोनों में हेटेरोएटम सेम है, दोनों में हेटेरोएटम सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक का जो रिंग साइज़ है वो छोटा है, दूसरे का बड़ा है। तो जो लार्ज साइज़ वाला है उसको क्या मान लेंगे आप? उसको आप मान लेंगे बेस कंपोनेंट। सिंपल सी बात है। देखें, ये फ्यूज्ड रिंग है, दोनों में सल्फ़र मौजूद है। इस बेस पे तो आप क्या नहीं कर सकते? आप फैसला नहीं कर सकते। दोनों में सल्फ़र मौजूद हैं तो इस बेस पे फैसला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो कंपोनेंट है ये 5 मेंबर्ड है और ये जो कंपोनेंट है ये 7 मेंबर्ड है। तो जिसका साइज़ बड़ा है वो क्या हो जाएगा? वो बेस कंपोनेंट हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अटैच कंपोनेंट। यहाँ पे जो बेस कंपोनेंट है इसके लिए जो एच विडमैन नोमेनक्लेचर का नेम है वो क्या है? थाईइपाइन। थाईइपाइन या थाईइपीन इसको पढ़ा जाता है। ठीक हो गई बात? यहाँ पे दूसरी मिसाल में अगर आप देखें तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन एक का रिंग साइज जो है वो स्मॉल है, दूसरे का बड़ा है, लार्ज है। तो लार्ज वाला क्या हो जाएगा? बेस कंपोनेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? अटैच्ड कंपोनेंट। तो देखें बेस कंपोनेंट कौन है जी? पायरेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरेन। ठीक, नेक्स्ट है रूल नंबर 5 कि रिंग ऑफ इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स। अगर आपके पास दोनों के अंदर क्या है जी? वो भी सेम है, हेटेरोएटम भी क्या है? सेम है। यानी तादाद क्या है दोनों में? सेम नज़र आ रही है आपको। नहीं सॉरी, दोनों में अगर आपके पास क्या है? हेटेरोएटम्स हैं, जैसे इसमें भी हेटेरोएटम है, इसमें भी हेटेरोएटम है। दोनों का साइज़ भी क्या है? लार्ज इक्वल है। दोनों का साइज़ भी क्या है? इक्वल। जैसे यहाँ पे दोनों क्या हैं? 5 मेंबर्ड हैं। तो फिर देखें जिसके अंदर नंबर ऑफ़ हेटेरोएटम ज़्यादा हैं तो वो क्या हो जाएगा? बेस कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन है, तो इसके अंदर दो हेटेरोएटम है तो ये बन जाएगा बेस कंपोनेंट और ये क्या बन जाएगा? अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक, नेक्स्ट रूल है कि अगर आपके पास दोनों रिंग्स की जो साइज है वो भी सेम है, देखिए दोनों का साइज क्या है? सेम। और दोनों में क्या है? दोनों में हेटेरो एटम्स की तादाद भी क्या है? सेम है। यहाँ दो नाइट्रोजन है, यहाँ एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं। फिर आपने किसको बेस कंपोनेंट मानना है? तो बेस कंपोनेंट फिर मानना है आपने उस रिंग को जिसके अंदर वैरायटी हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक किस्म की हेटेरोएटम है, जबकि यहाँ पे दो किस्म के हेटेरोएटम है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। तो यहाँ वैरायटी है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस कंपोनेंट। और ये क्या हो जाएगा? अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसका नाम होगा ऑक्साजोल। ये जो इसका बेस कंपोनेंट है। सिमिलरली इफ टू हेटेरोएटम्स ऑफ द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर दो हेटेरोएटम्स सेम ग्रुप के प्रेजेंट हैं तो फिर आपने प्रेफरेंस पे जाना है। फिर आपने किस पे जाना है जी? प्रेफरेंस पे। यानी यहाँ पे बात ये है कि दोनों का साइज क्या है? दोनों का साइज भी सेम है, दोनों का साइज भी सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स भी सेम है और वेराइटी भी सेम है।
वैरायटी सेम का क्या मतलब है, देखें, दो हेटेरो एटम्स यहाँ पे हैं और दो हेटेरो एटम्स यहाँ पे हैं, दोनों में फिर वैरायटी जहाँ हो फिर आप उस पे जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वैरायटी 2 है और यहाँ भी वैरायटी 2 है, यानी दो किस्म के एटम्स यहाँ हैं, यहाँ भी दो किस्म के एटम्स हैं। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है पीरियोडिटी टेबल पर, तो यहाँ ऑक्सीजन की पीरियोडिटी क्या है, ज़्यादा है सल्फ़र की मुकाबले में। नाइट्रोजन तो दोनों में सेम है, लेकिन ऑक्सीजन की पीरियोडिटी ज़्यादा है, तो फिर ये हो जाएगा बेस कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा, अटैच्ड कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी यही रूल फॉलो होगा, ये वाला बनेगा चूंकि यहाँ सल्फ़र की प्रेफरेंस क्या है, ज़्यादा है, और सेलिनियम की प्रियोरिटी क्या है टेबल के अंदर, कम है, तो ये बन जाएगा बेस कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा, अटैच्ड कंपोनेंट। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, अगर आपके पास रिंग का साइज भी सेम है और दोनों के अंदर हेटेरो एटम्स भी क्या हैं, सेम है, तो फिर आपने देखना है कि उनके दरमियान जो है फासला कितना है, हेटेरो एटम्स के दरमियान फासला कितना है। ठीक है, तो जहाँ पे फासला लो होगा, यानी लोवेस्ट लोकेंट नंबर अगर मिल रहा है, तो आप उसको प्रेफर करेंगे और वो क्या बन जाएगा, बेस कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे देखें, दोनों के अंदर नाइट्रोजन है, दोनों के रिंग साइज भी सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर आ रहे हैं। अगर आप इसको 1 मानते हैं, 2 3 4, और यहाँ पे 1 2, तो यहाँ लोवेस्ट लोकेंट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अटैच्ड। सिमिलरली यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, दोनों का साइज भी सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स भी सेम है, और दो हेटेरो एटम्स दोनों सेम है, तो फिर आपने किसको देखना है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस को देखना है। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2 3, तो ये वाला हो जाएगा बेस कंपोनेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, अटैच्ड कंपोनेंट। तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको नाम देंगे कि नाम कैसे दिया जाता है। तो यहाँ तक बात हो गई हाउ टू रिकग्नाइज द बेस्ट कंपोनेंट, तो उसके लिए हमने सारे रूल्स को क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया।